हेलो गाइस, पीसेस हिंदी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष विद्या और आप देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र इन्वायरमेंट का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम आपको काफ़ी चीज़ें करा चुके हैं, ठीक है। और शुरुआत की थी, हमने सिलेबस बताया था। सिलेबस के बाद उसके बाद में ये बताया था ये सब्जेक्ट चालू कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुई, इसका सिलेबस कैसे डिफ़ाइन किया, किन किन देशों की भूमिका रही, ये भी हमने चर्चा की थी। देन उसके बाद में पर्यावरण की डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन बताने के बाद में हमने बताया था कि उसका साइकिल कैसे बना हुआ है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से हमने ये भी आपको डायग्राम बताया था। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, इसको साथ साथ नोट डाउन करते चलें, क्योंकि इस नोट्स में बनाने में बहुत मेहनत लगी है। एग्जाम्पल भी हैं इसमें, साथ में डायग्राम भी हैं इसमें, ठीक है। तो आपको यूपीएससी हुआ या फिर पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी का, या वनडे एग्ज़ाम कोई भी हुआ, एक बार आप इस नोट्स को तैयार कर लोगे और चीज़ों को समझ लोगे। ये मेरा डिटेल नोट्स है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है। साथ में मैंने कोशिश की है बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट तो इसमें शामिल है ही। तो सबसे पहले आपको बताऊं, पर्यावरण के बाद में हम बायोम की चर्चा कर रहे थे, तो यहीं रोक दिया था हमने वीडियो। आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको और एक लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा बेहतर कंटेंट दे पाएँ हम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, जैसे ये है पर्यावरण। तो ये जैसे ये पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण का ही हिस्सा होता है जैवमंडल, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर दो भागों में बटा होता है, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। अभी हम बात करेंगे एक्वाटिक लाइफ जोन और बायोम की। तो हम डिफ़ाइन करेंगे अभी बायोम को। बायोम को डिटेल में पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद में एक्वाटिक लाइफ जोन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले बायोम समझने का प्रयास करना, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था जीव मंडल, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। उसके बाद में बायोम पढ़ते हैं, ठीक है। जैव मंडल क्या था? पर्यावरण का वह भाग जहाँ जीव जंतु एवं वनस्पति का विकास होता है। किसी भी दशा में, किसी भी तरह से अगर जीवन संभव है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, जीव जंतु हों, या पेड़ पौधे हों, वनस्पतियाँ हों, तो उन सबका अगर जीवन संभव है तो वो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा होता है, ठीक है। और स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में जिस भाग में किसी भी तरह का जीवन संभव होगा, जीव मंडल कहलाएगा। फिर उसके बाद में बायोम को अब देखेंगे, ठीक है। क्रम से एक 1 बाई 1 टॉपिक आपको आगे आगे चीज़ें समझते जाओगे। जैसे पहले पर्यावरण, फिर बायोस्फीयर, फिर बायोम, फिर एक्वाटिक लाइफ जोन, फिर देन उसके बाद में पारितंत्र के बाद और भी सारी चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। जैसे जैव मंडल के स्थलीय भाग को बायोम कहते हैं, ठीक है। जो स्थल का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, बायोम कहते हैं। बायोम का निर्धारित अलग अलग कौन करता है? तापमान और वर्षा बराबर जलवायु साथ में वनस्पति, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करती हैं। जलवायु में इंक्लूड है तापमान और वर्षा, टेम्परेचर और वर्षा। देन उसके बाद में देखेंगे दो बायोम के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आपको? इकोटोन। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है फैक्चुअल रूप से, आयोग ने कई बार प्रश्न पूछा है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का, पीसीएस का। स्टेटमेंट में पूछ लिया गया है कभी कभी यूपीएससी में, और पीसीएस में कई बार पूछा गया है। दो बायोम के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने वो हर चीज़ बताने का प्रयास किया है जो प्रश्न बना है या बन चुका है, ठीक है, या बनने की संभावना है, वो सारे मैंने इस नोट्स में डाला है। डायग्राम के माध्यम से आप चीज़ें मेरे को देख सकते हो इस नोट्स में। जैसे ये बायोम है, ये BC, ये 3 बायोम है, ठीक है। जीव जंतु एवं वनस्पतियों की जो सघनता है उसको दर्शाने का प्रयास किया है, पहले बायोम में, दूसरे बायोम में, तीसरे बायोम में। तो इसका ये क्रम है, ठीक है। A > B > C। यहाँ पर वनस्पतियों की सघनता ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, फिर उससे कम। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम। बायोम का वर्गीकरण 6 प्रकार से होता है। जैसे विषुवतीय बायोम, ठीक है, विषुवतीय बायोम होगा। विषुवतीय बायोम के बाद में आप देखेंगे
मानसूनी बायोम, मानसूनी के बाद सवाना बायोम, सवाना के बाद में भूमध्य सागरीय बायोम, फिर उसके बाद टैगा, फिर टुंड्रा। ये 6 प्रकार से होता है। तो मैंने 6 प्रकार से बायोम को विद एग्जाम्पल दिखाने का, डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं नोट्स में। जैसे पहले देखेंगे आप इक्वेटोरियल बायोम। इक्वेटोरियल का मतलब होता है विषुवतीय बायोम, जो 0 डिग्री से या 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश ऊपर, 10 डिग्री नीचे। ठीक है, कहने का मतलब ये है ऊपर जाने पर 10 डिग्री, नीचे जाने पर। तो जो चीज़ें होती हैं वो इक्वेटर पर क्या है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पेड़ों की सघनता, वनस्पतियों की सघनता, स्पीसीज़ की सघनता ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वाली बात आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। ताप अधिक, वर्षा अधिक, वर्षा अधिक तो बायोडाइवर्सिटी अधिक। ठीक है, पेड़ पौधों की मात्रा और सघनता ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे ये है व्यापारिक पवनें चलती हैं 0 से 30 डिग्री के बीच में, क्या चलती हैं, व्यापारिक पवनें, जिसको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इक्वेटर पर वर्षा क्या कैसी होती है, अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। जब पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं तो पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये ज़मीन है, इस पर पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी है, पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। जब गहरी होती हैं उनको पोषक तत्व चाहिए होता है, तो लीचिंग के माध्यम से जो पोषक तत्वों को नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं आप देख सकते हैं। रबड़ है, कहवा है, आबनूस है, महोगनी है। ये इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। 13% भूभाग पर फैला हुआ है। 40% बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर। जैव विविधता कितनी है यहाँ पर, 40%। फिर उसके बाद आप देखेंगे मानसूनी बायोम को। जैसे मौसमी, ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, क्या कितने प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है बायोम का, और जैसे मानसूनी बायोम पूछ लिया आपसे या विषुवतीय बायोम पूछ लिया, उसमें क्या चीज़ है, कितना टेम्परेचर है, कितनी टेम्परेचर से लेके या कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ। जैसे मौसम में परिवर्तन से वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जहाँ मौसम परिवर्तन होगा तो वायु की दिशा भी बदल जाती है। पर्णपाती डेसिडस बन पाए जाते हैं 5 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश के बीच में, महाद्वीप के पूर्वी भाग में होता है ये। ठीक है, ये बायोम सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, विक्षिप्त बोलते हैं जिसको। अगर आपको विक्षिप्त शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना मानसूनी बायोम की चर्चा हो रही है यहाँ पर। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। इस बायोम में जंतु मौसमी प्रजनन करते हैं। रहने के अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर क्या है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादा जनसंख्या रहती है, इसीलिए इसको हम डिस्टर्ब बायोम बोलते हैं। सवाना बायोम की बात करेंगे। ठीक है, विस्तार 5 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच में महाद्वीप के दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। सवाना बायोम में ग्रीष्म ऋतु में होगी, और भूमध्य सागरीय में सर्दियों में होता है। ठीक है, बारिश। वनस्पतियाँ घास के मैदान, सूडान में सवाना के नाम से, ब्राज़ील में कैंपोस के नाम से, वेनेजुएला में लानोस के नाम से। लताओं की बात करेंगे। जैसे वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पर जो लताएं ऊपर चढ़ जाती हैं तो उनको हम लियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लियाना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आयोग का फेवरेट प्रश्न है ये। ठीक है, देन उसके बाद में भूमध्य सागरीय बायोम। भूमध्य सागरीय बायोम 88 विस्तार 30 से 45 डिग्री अक्षांश होता है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये पाया जाता है। वो पूर्वी भाग में पाया जा रहा था, ये पश्चिमी भाग में। वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा होती है। जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होगी वहाँ फल कैसे होंगे, रसदार होंगे, जैसे अंगूर हैं, संतरा हैं, इस तरीके से। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु रह जाता है। रसदार फल पाए जाते हैं। इस बायोम में झाड़ियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे कौन कौन से नाम हैं ये भी देख लेते हैं। यूरोप भाग में मैक्यूस, कैलिफोर्निया में चेपेरल, दक्षिण अफ्रीका में फाइन वॉस, मध्य चिली में मेटोरल, ऑस्ट्रेलिया में मैली। ये झाड़ियाँ अलग अलग प्रकार से अलग अलग उसमें पाई जाती हैं कंट्रियों में। तो मैंने मैप के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, आप इसको एक बार समझ लें। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है। तो इसमें देखेंगे
कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, ये मध्य कैलिफोर्निया है, यहाँ पर चैपेरल, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया धारा बहती है, ठीक है। ये पेरू करंट है, पेरू धारा बहती है यहाँ पर इस तरीके से, इधर देखेंगे आप ऐसे ही, ठीक है। और मध्य चिली का हिस्सा है, ये ग्रीन ग्रीन आप देखेंगे, तो इसमें मेटोरल पाया जाता है। यूरोप में देखेंगे मैक्यूस, यहाँ पर कनारी धारा बहती है, यहाँ बेंगुएला धारा बहती है। दक्षिण अफ्रीका में फाइन बॉस। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे मैली, यहाँ एंटी साइक्लोन की प्रवृत्ति रहती है, ठीक है, एंटी साइक्लोन। ये देखेंगे जैसे 33.5 से 35 डिग्री अक्षांश पर आप जाएंगे तो एंटी साइक्लोन, यहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर डेजर्ट इलाका है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट बोलते हैं जिसको हम, और बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है, और इस जो स्पीसीज़ होती हैं बहुत इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, इसको आप देखेंगे। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण उच्च वायुदाब होता है यहाँ पर, इस चक्कर में एंटी साइक्लोन बनता है यहाँ पर। टैगा बायोम देखेंगे, कई प्रजातियों का मौसमी प्रवास होता है, कई प्राणियों की विशिष्ट शारीरिक संरचना का विकास हो जाता है। शीत ऋतु में अनेक प्राणी शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस बायोम में स्प्रूस, पॉपुलर, बिर्च, पाइन नामक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं टैगा बायोम में। फिर उसके बाद में टैगा बायोम के बाद टुंड्रा है, यहाँ तापमान अत्यंत कम होता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे एक्वाटिक लाइफ जोन। मैंने बायोम को कंप्लीट कर दिया। बायोस्फीयर में क्या था, बायोम था और एक्वाटिक लाइफ जोन था। बायोम कंप्लीट 6 प्रकार से पाया जाता था। उसके बाद में एक्वाटिक लाइफ जोन देखेंगे। इसमें ये देखेंगे आप जैसे समुद्री पारितंत्र है, मीठे जल का पारितंत्र है और ऐश्वरीय इकोसिस्टम, नदी का मुहाना, ये 3 प्रकार से पाया जाता है। मीठे जल का पारितंत्र देखेंगे, नदी है, ये सोर्स है आपका, नदी है, तालाब और मीठे पानी की झील, यहाँ से आपको मीठा पानी मिलता है, ठीक है। और समुद्र के इकोसिस्टम को देखना चाहें आप एक नज़र में तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। जैसे आप देखेंगे तो जैसे समुद्र है, समुद्र की 200 मीटर की गहराई तक प्लैंकटन पाया जाता है। उसके बाद में जो गहराई है उसको नेक्टोन कहते हैं। देन उसके बाद में डीप में जाएंगे बिल्कुल, उसको वेंथस कहते हैं। प्लैंकटन 2 प्रकार से है, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, यहाँ छोटी मछलियाँ, शाकाहारी मांसाहारी दोनों टाइप की मछलियाँ पाई जाती हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिसको। और फाइटोप्लैंकटन में शैवाल और डायटम, ये चीज़ें पाई जाती हैं। देन नेक्टोन में देखेंगे दूसरे नंबर पे 200 मीटर गहराई के बाद बात जाते हैं अंदर तो बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, वेल है आपकी, ठीक है, शार्क है, सील है, डॉल्फिन है, ये चारों मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं इसकी गहराई में। उसके बाद में वेंथस है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि ये चीज़ें इतनी गहराई में समुद्र में पाई जाती हैं। और सोर्स मीठे पानी का मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है। नदी के मुहाने पे भी बता दिया, जब एस्चुरी बनता है, ठीक है, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं, ठीक है। बायोम को इकोसिस्टम में विभाजित किया जाता है। देन उसके बाद में ये प्रश्न बनता है कि बायोम को इकोसिस्टम में विभाजित किया जाता है, इसको हम पारितंत्र बोलते हैं। यह पारितंत्र का एक समूह होता है। तो कई प्रकार से आप देखेंगे, जैसे ये क्या है आपका बायोम है, इस बायोम में कई प्रकार से इकोसिस्टम है, अलग अलग स्पीसीज़ के, ठीक है, अलग अलग प्रजाति के इकोसिस्टम अलग अलग बना हुआ है। फिर देन उसके बाद में इकोसिस्टम है, जैसे पारितंत्र है। तो इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, A.G. टांसले ने। कई बार बड़े एग्जाम में या फिर आयोग ने भी, बड़े एग्जाम है जितने, उनमें भी कई बार ये फैक्चुअल रूप में पूछ लिया गया है कि इकोसिस्टम है जो, इसकी परिभाषा क्या है और ये इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ठीक है, A.G. टांसले जी ने किया। तो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा अब आपको, जैसे ये इस कलर से मैं देख लेता हूँ, जैसे ये है, जैसे ये आपका क्या है, इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में तो आप ये देखेंगे सिंगल स्पीसीज़ है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे समष्टि, पॉपुलेशन है।
तो सिंगल स्पीसीज जो भी है उससे पॉपुलेशन तैयार हो रही है। उस पॉपुलेशन में एक हमारा क्या तैयार हो रहा है, समष्टि तैयार हो रहा है अलग अलग सिंगल व्यक्ति से। इसमें जैसे मान के चलो, इसमें व्यक्ति हैं, इसमें ये जानवर हैं, ठीक है, अलग अलग प्रजाति है मान के चलो, जैसे भैंसों का, गाय का, बकरी का, भालू का, शेर का, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग हो गई ना। तो अलग अलग इकोसिस्टम, अलग अलग पॉपुलेशन बन रही है, अलग अलग समष्टि तैयार हो रहा है। इनके परस्पर प्रजनन वाले व्यक्तियों का ये समूह है एक तरीके से, इस तरीके से समझें, जिससे हम प्रजनन करेंगे उसी की प्रजाति तैयार होती है। आपको पता है, ये नहीं है कि गाय भैंस से, ठीक है, प्रजनन करे और फिर उसके बाद में संतान उत्पत्ति हो जाए या बच्चा उत्पन्न हो जाए। तो जो स्पीसीज होगी उसी के साथ प्रजनन होगा, देन उसके बाद में वो पॉपुलेशन बनेगी। तो इसी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है इसमें, ठीक है। तो अलग अलग समष्टियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन कम्युनिटी हैं। देन उसके बाद में आप देखेंगे, जैसे यहाँ समझने का प्रयास करो आप। जैसे आपका ये आपका इकोसिस्टम है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में इस इकोसिस्टम में पूरे में, इस इकोसिस्टम में पूरे में, इसमें सिंगल स्पीसीज के साथ समष्टि हैं अलग अलग, ठीक है। समष्टि से मिलकर आपका समुदाय बन रहा है, ठीक है। समुदाय से मिलकर आपका इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। सिंपल इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कोई व्यष्टि है, कोई सिंगल पर्सन है, सिंगल व्यक्ति है, सिंगल प्रजाति है, सिंगल जंतु है, जीव है, ठीक है। उस कम्युनिटी से मिलकर एक समष्टि बनती है, ठीक है। उस पॉपुलेशन से, उस पॉपुलेशन को हम कम्युनिटी नाम देते हैं, तो वो कम्युनिटी समुदाय होता है। समुदाय के बाद में इकोसिस्टम उसका एक तैयार हो जाता है। तो ये इसकी एक क्या है, प्रोसेस है। तो इसी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब। फिर देन उसके बाद में आप देखेंगे सन है, ये सन से क्या होता है, इसको मैं आगे अच्छे तरीके से और कराऊंगा जब आएगा, ठीक है। जैविक घटक के बारे में, कौन कौन प्रोड्यूसर होता है, वो कंज्यूमर होता है और डिकम्पोजर होता है, फिर उसके पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे ये सन है, मैं यही थोड़ा सा और समझा दूँ। जैसे ये सन है, सन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं। पौधे 3 तरीके से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे प्रकाश से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, जल से, और जो ज़मीन में जो मिट्टी होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये चीज़ें इसकी प्रोसेस है किसकी, प्रोड्यूसर की। ये खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर इसको खाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम साग सब्जी वगैरह खाते हैं, हमें फल वगैरह मिलता है, वो कौन देते हैं, वनस्पतियाँ देती हैं, पेड़ पौधे देते हैं। फिर डिकम्पोज होते हैं ये, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद में ये पोषक तत्व, ठीक है, में मिल जाते हैं, ज़मीन में मिल जाते हैं डिकम्पोज। फिर ये प्रोसेस ऐसे ही लगातार चलती रहती है। पारितंत्र की देखें आप, इकोसिस्टम की सजीव एवं निर्जीव के बीच की क्या है, अंतर क्रिया है। ऊर्जा का ग्रहण, संचयन, स्थानांतरण, ये इसमें होता है। अनिवार्य द्रव्यों का चक्रण, साइकिल चलती रहती है इकोसिस्टम में, ये साइकिल चलती रहती है। फिर उसके बाद में पारितंत्र के कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये भी देख लो आप। अजैविक घटक और जैविक घटक, जिसको हम अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैविक घटक जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं ये भी देख लें। ऐसे घटक जो भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक, ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उनको उपभोक्ता बोलते हैं, या हेटेरोट्रॉफ्स, विषमपोषी बोलते हैं,
ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। ये प्रश्न पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ये डेफिनेशन आप नोट करें। जो जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ये सारे नोट्स आप कंप्लीट मेरे साथ ही नोट डाउन करते रहें, आपका भी बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा, वो भी डिटेल्स के साथ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट नोट्स भी बोल लो इसको, डिटेल नोट्स भी बोल लो, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं विषमपोषी हो गए। जैसे आप देखेंगे फूड है, सम्मिश्रित कार्बनिक यौगिकों का एक मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा, ये चारों चीज़ें मिलती हैं। हरे पौधे ग्लूकोज के माध्यम से, ग्लूकोज में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, ठीक है। अब जैविक घटक की बात करें, जैसे इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। नज़रें हटी, दुर्घटना घटी। आप मेरे साथ बिल्कुल नज़र गड़ाए रखना कि जहाँ जहाँ मैं चीज़ें आपको मेंशन करूँ वो आप चीज़ें देखते चलना, तभी समझ में आएगा। मैंने बहुत डिटेल्स के साथ तैयार किया है, ये सिनॉप्सिस टाइप समझो या फ्लो चार्ट कुछ भी समझो आप इसको। जैसे ये प्रोड्यूसर है, उसके बाद उपभोक्ता है, कंज्यूमर, इसको आप घटक बोलते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। उत्पादक में पेड़ पौधे आएंगे, प्रकाश, जल, मृदा, ये 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में अनाज, फल, घास, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। उपभोक्ता देखेंगे आप कंज्यूमर को, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक सेकेंडरी और टर्जरी तृतीयक उपभोक्ता। प्रश्न यहीं से ज़्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर को आप समझ जाएंगे, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में क्या चीज़ें, अनाज, फल, घास, ये चीज़ें आती हैं। उपभोक्ता है जो कंज्यूमर है, प्रश्न यहीं से बनता है ज़्यादा। फिर उसका क्रम पूछ लेता है वो। जैसे आप देखेंगे द्वितीयक, प्रथम में आप देखेंगे प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसमें देखेंगे हर्बीवोरस, शाकाहारी, गाय, बैल, बकरी, खरगोश, टिड्डा, मुर्गा, ठीक है। देन उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर में आप परवच्छी हैं जिसको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं, अन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, सिंह, बाघ, तेंदुआ, चीता, भेड़िया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर देन उसके बाद में आप देखेंगे सर्वभक्षी, जिसको हम ओमनीवोर बोलते हैं या कैरियंस बोलते हैं या फीडर्स बोलते हैं, ठीक है। पौधों और जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मनुष्य और चील, ठीक है, इसको हम सर्वभक्षी बोलते हैं। देन उसके बाद में आप देखेंगे परजीवी, जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब ये है दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं, जैसे दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो एग्जाम्पल हैं इसके किलनी, जानवरों के मुलायम अंगों में पाए जाते हैं, जोंक गंदे पानी में, ठीक है, शरीर से खून चूसते हैं, जोंक का नाम सुना होगा। जूं, जो सर में बालों में रहते हैं, जूं हैं, उनको बोलते हैं, मानव सिर के बालों में रहते हैं। चिलुआ, पसीने की गंध में कपड़ों में पैदा होते हैं, ये इसको हम चिलुआ बोलते हैं। मैंने यहाँ पर ये हाइलाइटर से बताया है, ये चारों एग्जांपल आप नोट करोगे, किसमें, पैरासाइट में। किलनी हुआ, जोंक हुआ, जू हुआ और चिलुआ हुआ, ठीक है, ये आप नोट करोगे। देन उसके बाद में फिर डिकम्पोजर की बात करेंगे जी। डिकम्पोज कीस्टोन स्पीशीज है, याद रखना, ऐसे मैं आगे पढ़ाऊँगा इसको भी, कीस्टोन प्रजाति क्या होती हैं। ऐसे जीव जो मृत, सड़े गले कचरे, कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण बनाते हैं, जैसे कवक और जीवाणु, फंगस और आपका बैक्टीरिया। फिर उसके बाद में उत्पादक और उपभोक्ता, ये आप देख सकते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों नष्ट होते हैं, सड़ना, ठीक है। जैसे अपघटक है, डिकम्पोजर, ऐसे जीव, कवक और जीवाणु, मृत, सड़े गले कचरे आदि, प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है ये, ठीक है। नेचुरल और बायोलॉजिकल क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी, मृत मरेगा, ठीक है, सड़ेगा, गलेगा, कचरा बन जाएगा, तो ये डिकम्पोजर का काम होता है, ठीक है। जो इसमें फंगस और बैक्टीरिया होते हैं,
ये इनको ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं होगा तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। खंडनी रिड्यूसर बोलते हैं। मृतपोषी सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। मृत जीव और वस्तुओं से भोजन, जैसे मशरूम है, ईस्ट है, इसको हम बोलते हैं। अजैविक घटक में आप देखेंगे अजैविक घटक वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक के हिस्से हैं। ट्रॉपिक लेवल की बात करें जैसे 3, 4, 5 तक ही होता है, ज़्यादा ऊपर लेवल तक नहीं जाता है। जो ट्रॉपिक लेवल में जैसे ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसको आप समझने का प्रयास करना। जैसे ऊर्जा का प्रभाव है, जैसे नीचे मिट्टी है, ठीक है, पोषक तत्व है नीचे, ये फिर मिट्टी है, फिर पौधे हैं, फिर हिरन है, फिर शेर है। तो जैसे मिट्टी से और पोषक तत्व यहाँ से पौधे ने प्राप्त किए, पौधों ने जैसे 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो वो आगे ट्रांसफ़र होगी तो वो 10% ही होगी। कितनी होगी? 10%। फिर उसका 10% आगे ट्रांसफ़र होता है। तो ये लिंडेमैन साप्ताहिक, ठीक है, लिंडेमैन साप्ताहिक, उन्होंने ही ये 10% ऊर्जा का नियम दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप इसको नोट करेंगे इम्पोर्टेंट लगा के। नोट्स तो सारा बनाओगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। ये नियम किसने दिया? 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमैन साहब ने। जैसे ऊर्जा का प्रवाह है, जैसे 1000 एनर्जी है तो 90% तो वो यूज हो जाएगी किसमें? जो ऊर्जा खर्च होती है वो भोजन पचाने में, श्वसन में, प्रजनन में, शरीर को गर्म रखने में ऊर्जा कंज्यूम होती है। 10% आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। उसका जो खर्चा है वो 90% स्वयं खर्च करता है। जैसे हमने कोई चीज़ खाई, 90% तो हम एनर्जी को इन चीज़ों में ख़त्म कर देते हैं। 10% ही एनर्जी हमें दिखाई देती है, वो कन्वर्ट होती है आगे। ये फूड चेन है। आगे कल नया टॉपिक इसको चालू करेंगे, फूड चेन को, ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे आप कमेंट नहीं करना है, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए। थैंक यू।